नमस्कार, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। देश शिक्षण संस्था द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय सातारा में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में हम देश शिक्षण संस्था के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर कर्मवीर भौरव पाटिल जी के पवित्र स्मृति को अभिवादन करके वेबिनार की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है मशीनी अनुवाद का स्वरूप, आवश्यकता और संभावनाएं। इस वेबिनार में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित है मान्यवर डॉक्टर उर्मिला पोरवाल, विद्यासागर हिंदी विभागाध्यक्ष, अनुवादक, शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर। आपका विषय है मशीनी अनुवाद का स्वरूप। हमारे दूसरे मान्यवर है डॉक्टर भूषण भावे, कोंकणी विभागाध्यक्ष, अनुवाद विशेषज्ञ, PASRSM कला और विज्ञान महाविद्यालय, हारमागुड़ी, गोवा। आपका विषय है अनुवाद की आवश्यकता और संभावनाएं। मैं दोनों विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा देश शिक्षण संस्था सातारा के ऑडिटर मान्यवर डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरे जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही वेबिनार के सभी प्रतिभागी अध्यापक, शोध छात्र, हिंदी साहित्य प्रेमी सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब वेबिनार के प्रास्ताविक स्वागत एवं परिचय के लिए निमंत्रित है डॉक्टर गजानन भोसले, हिंदी विभागाध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय सातारा। डॉक्टर गजानन भोसले जी। नमस्कार दोस्तों, मशीनी अनुवाद स्वरूप, आवश्यकता और संभावनाएं विषय पर आयोजित वेबिनार का आरंभ करने के पहले रैयत शिक्षा संस्था सातारा के संस्थापक तीर्थरूप कर्मवीर भौरव पाटिल जी की पवित्र स्मृतियों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। इस वेबिनार में विषय विशेषज्ञ की जिम्मेदारी उठाने वाले हमारे सम्माननीय अतिथिगण डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी, डॉक्टर भूषण भावे जी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और रैयत शिक्षा संस्था के ऑडिटर, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरे जी, इस वेबिनार के लिए तकनीकी सहायता करने वाले मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश झोड़िये जी, महाविद्यालय के दोनों उप प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर घारगे जी, डॉक्टर महानवर जी, महाविद्यालय के अन्य सभी प्राध्यापक, प्रशासकीय सेवक, छात्राएं और वेबिनार के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष तथा अन्य देशों से बहुत ही बड़ी संख्या में जुड़े हुए सम्माननीय दोस्तों, मैं डॉक्टर गजानन भोसले आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के आपातकाल में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विषयों पर वेबिनार का आयोजन हो रहा है। हमारे लिए यह तकनीक नहीं है, लेकिन विश्व भर की व्यावसायिक संस्थाएं बहुत पहले से ही इस तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ेगा। विश्व भर में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। सिर्फ भारत में 22 प्रमुख भाषाएं तथा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 58 भाषाएं हैं। हम जितनी भाषाओं को जानते हैं उन्हें छोड़कर अन्य भाषी व्यक्ति के साथ संपर्क करते वक्त हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। पहले यह कार्य विभिन्न भाषाओं के जानकारों की सहायता से किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से यह काम मशीन कर रही है। यह हम सब के लिए सुविधाजनक है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए यात्रा कंपनियों ने बोलने वाले अनुवादक यंत्रों का इस्तेमाल करना आरंभ किया है। हमारे देश में भी सिडक, पुणे तथा अन्य स्थानों पर इसका महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।
और हो रहा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। वे दूर हो जाएगी तो विश्व भर के ज्ञान का आदान प्रदान सहज हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में इस विषय का चुनाव हमारे विभाग ने किया है। इस विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए विद्वज्जनों में डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी, शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा आप हिंदी भाषा प्रशिक्षक पाश्चात्य संस्था रॉबर्टसन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लंदन की बेंगलोर शाखा, अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका ग्रंथालय के संपादक मंडल की सदस्य है। अबू धाबी अरब अमीराती अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के संपादक मंडल में भी कार्यरत है। अन्य बहुत सी अंतरराष्ट्रीय ई पत्रिकाओं से जुड़ी है। भारत सरकार की भाषा से संबंधित अन्य बहुत सी संस्थाओं से आप जुड़ी हैं। अनुवाद पुनरुत्थान विद्यापीठ गुजरात में भी कार्य करती है। आपकी 20 कविताएं तथा 38 लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। समसामयिक तथा साहित्यिक विषयों पर 100 लेख अब तक आपने लिखे हैं। पुस्तक समीक्षा, फिल्म समीक्षा, यात्रा वर्णन के क्षेत्र में भी बहुमोल कार्य किया है। 29 समीक्षा ग्रंथों का प्रकाशन किया है। अब तक भारत में 24 राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में विषय विशेषज्ञ के रूप में मार्गदर्शन किया है। आपका व्यक्तित्व हंसमुख, मिलनसार और संवेदनशील है। आपका मेरे हर शैक्षिक कार्य में सहृदय सहयोग रहता है। हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर भूषण भावे। आप गोवा के फार्मागुड़ी होंडा के TSSRSN कॉलेज में कोंकणी भाषा के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। आप अनुवाद विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। आपने 7 ग्रंथ लिखे हैं, 5 संपादकीय पुस्तकों का प्रकाशन किया है, 4 अनुदित पुस्तकें हैं, अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं तथा आप आकाशवाणी पंथी से जुड़े हुए हैं। आपकी पुस्तकों को मणिपाल सरकार की ओर से अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा आप गोवा सरकार की भाषा संबंधी अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। आपसे मैं प्रत्यक्ष नहीं मिला हूं। डॉक्टर निर्मला जी के सहयोग से आपकी पहचान हुई है, लेकिन आपका व्यक्तित्व विनम्रता से और संस्कारों से भरा हुआ है। आप दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबका पुनश्च शब्द पुष्पों से सहृदय स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कर्मवीर, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद डॉक्टर भोसले जी। अब मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा रय शिक्षण संस्था सातारा के ऑडिटर मान्यवर डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरे जी को हमें संबोधित करने के लिए विनती करती हूँ। मान्यवर डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरे जी। इस वेबिनार के समन्वयक संयोजक तथा हमारे विभाग के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर गजानन जी भोसले, हिंदी विभाग की प्राध्यापिका सौमंदाकिनी वर्णेकर जी तथा इस वेबिनार के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए आप सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और इस वेबिनार के लिए शुभकामना देता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के देहातों में रहने वाले आर्थिक विभिन्नता से ग्रस्त छात्रों के जीवन में शिक्षा का आलोक फैलाने हेतु 100 साल पहले पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी ने रय शिक्षण संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्रसार का मौलिक कार्य किया है। आज रय शिक्षा संस्था का विस्तार महाराष्ट्र के 15 तथा कर्नाटक राज्य के ऐसे 16 जिलों में हो चुका है। संस्था के द्वारा संगणक शिक्षा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, जैव तंत्रज्ञान, रयत विज्ञान परिषद, कौशल्य विकास पाठ्यक्रम जैसे बहुविध शैक्षिक गतिविधियों का माध्यम से
बहुत से प्रतिभावान छात्रों को निर्माण किया जा रहा है। आज संस्था के कुल मिलाकर 769 स्कूल और कॉलेजेस है। उनमें 17,000 अध्यापक ज्ञानदान का कार्य कर रहे हैं और 4.5 लाख छात्र ज्ञानार्जन कर रहे हैं। इस संस्था का सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय स्त्री शिक्षा का महान कार्य करके सामाजिक योगदान दे रहा है। महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीसीए और बीहोक नर्सिंग ये 4 विद्या शाखाएं विद्यमान है। पारंपरिक शिक्षा के साथ ही छात्रों को स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों निरंतर चलती रहती है। कोविड-19 की महामारी की वजह से पूरी विश्व में हलचल मच गई है। शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों पर उसके विपरीत परिणाम नजर आ रहे हैं। फिर भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, सामाजिक दूरियां रखते हुए हमें पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े रहना है। इस कोरोना की स्थिति में भी वेबिनार के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, अध्येताओं तथा अध्यापकों को ज्ञान पिपासा की तृप्ति हो। इस दृष्टि से हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने मशीनी अनुवाद, स्वरूप, आवश्यकता और संभावनाएं जैसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त विषय का चयन इस वेबिनार के लिए किया है। इस सफल आयोजन के लिए मैं हिंदी विभाग के मेरे सहकर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। 20वीं सदी को अनुवाद का युग और संगणक का युग कहा गया है। इसी सदी में ही भिन्न भाषी समुदाय में संपर्क की स्थिति आरंभ हुई। वर्तमान युग में अधिकतर राष्ट्रों में यदि एक भाषा प्रधान है तो एक या अधिक भाषा गौण पद पर दिखाई देती है। ऐसे बहुभाषिता की स्थिति में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता प्रबल रूप में विकसित हो रही दिखाई देती है। मानव निरंतर खोज और प्रगति के कगार पर है। पूरा विश्व ही गतिमान बन चुका है। ऐसे में दुभाषीय द्वारा किए जाने वाले अनुवाद की जगह मशीनी अनुवाद ले रही है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने आज भाषा की क्षमता में विस्फोट की स्थिति पैदा कर दी है। आज भाषा केवल मानव की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, ऐसा नहीं है, तो मशीन और कंप्यूटर की भाषिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे अपनी असीम संभावनाओं को टटोलना पड़ रहा है। मशीनी अनुवाद एक चुनौती भरा क्षेत्र है जो भाषा से अधिक अपेक्षा करता है। वास्तव में अनुवाद भिन्न भिन्न मातृभाषा वाले लोगों के बीच सेतु का कार्य करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की खोज के पहले द्विभाषी लोग की सहायता से तथा शब्दकोशों का उपयोग करके अनुवाद किया जाता था, लेकिन यह महंगा और लंबा कार्य था। मशीन अनुवाद ने इसे सहज बनाया है, लेकिन उनमें कुछ त्रुटियां भी है। इसी कारण मशीन अनुवाद क्या है, उसका स्वरूप, महत्व तथा संभावनाएं कौन सी है, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यह विषय निश्चित रूप से शोध छात्र, अध्येता तथा अध्यापक सभी को उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमारे हिंदी विभाग ने बहुत अच्छा विषय वेबिनार के लिए चुना है। प्रस्तुत विषय के विवेचन में विशेषज्ञ अपने मौलिक विचारों से आप सभी को लाभान्वित करेंगे ही। पुनः एक बार हमारे हिंदी विभाग का आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने मंथन को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मवीर। धन्यवाद सर। आपने रय शिक्षण संस्था के बारे में संक्षेप में जानकारी देकर चंद शब्दों में हमें मार्गदर्शन किया। पुनश्च धन्यवाद सर। अब मैं मान्यवर डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी को
विनती करती हूँ कि आप मशीनी अनुवाद का स्वरूप विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। मान्यवर डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी नमस्कार। क्या सभी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मैडम। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरा परिचय। जी मैं बेंगलोर से डॉक्टर उर्मिला पोरवाल यहाँ हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और साहित्य सेवा में जैसे अवसर मिलता है वैसे सहयोग प्रदान करने की हमेशा तत्परता रहती है। और सर्वप्रथम सावित्रीबाई फूले महिला महाविद्यालय सतारा महाराष्ट्र द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में जो भी संयोजक मंडल है, सर्वप्रथम जो मूलाधार है माननीय आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर शिवलिंग सर और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्री गजानन जी और उनके सभी सहयोगी मंडल को अभिनंदन। विषय बहुत रोचक और प्रासंगिक चयनित हुआ है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो ये विषय ज्वलंत है। आज हम भाषा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी का अभिनंदन कि वे इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उन्हीं सभी ये एक वेबिनार की योजना जो होती है वह मूल सोच संयोजक मंडल से शुरू होकर एक मार्गदर्शक के रूप में संस्था द्वारा हमें प्रदान की जाए और उसके पश्चात विषय विशेषज्ञ उसमें अपने विचार विमर्श रखें और दर्शक बनकर जब विद्वत जन दर्शक दीर्घा में बैठें तब जाकर यह एक संपूर्ण रूप से सफलता हासिल होती है। तो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में विद्वत जन जो विराजमान है, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन, उनको नमन। और मंच पर विराजित मेरे आदरणीय गुरुजी जो हैं सर आदरणीय डॉक्टर भूषण जी, उनका अभिनंदन, स्वागत। मुझे प्रथम सत्र में विषय प्रदान किया गया है कि अनुवाद जो है उसमें भी मशीनी अनुवाद जो है उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है। अनुवाद की परंपरा भारतीय संस्कृति और परंपरा में कोई नई बात नहीं है। हम यदि उसके सर्वप्रथम अनुवाद पक्ष के व्युत्पत्ति परक अर्थ की तरफ बात करें तो वाद शब्द ही है जिसका अर्थ होता है कहने की प्रक्रिया, और उसी में अनु उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, तब जाकर एक शब्द बनता है जिसका नाम है अनुवाद और जिसका पूरा अर्थ होता है कहने की प्रक्रिया, व्यवस्थित कहने की प्रक्रिया। अब अगर पारिभाषिक रूप में देखा जाए तो अनुवाद की आवश्यकता सिर्फ आज से नहीं, हमारी वैदिक परंपरा से रही है। उस समय अर्थ वैभिन्न था कि जब गुरु शिष्य परंपरा थी हमारे भारत में, जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, तब गुरु की बात को जब शिष्य जो है वह दोहराता था या गुरु के कहने के पश्चात जब वह कहते थे तो उसे अनुवाद कहा जाता था। पहले अनुवाद प्राचीन काल में स्वतः सुखाए थी कि हम एक गुरुजी के द्वारा कहे गए वचनों को हमारे जो शिष्य मंडली है, जो हमारे श्रोतागण हैं, उन तक हम पहुंचाएं भावों में भिन्नता किए बिना। वह शिष्य द्वारा पहुंचाया जाता था तो अनुवाद कहलाता था। और यदि हम वैश्विक रूप में देखें हमारे अनुवाद की परिभाषा, तो हमने बहुत पहले से जब हम शिक्षा प्राप्त करते आ रहे हैं, महाविद्यालय परिसर में जाते थे, तब हमारे पास अनुवाद की एक परिभाषा होती थी, श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। कि जब हम किसी भाषा से दूसरी भाषा में हमारे कहे गए बात को, पाठ को दूसरी भाषा में लिख दें या बोल दें तो वह अनुवाद कहलाता था। तो पहली भाषा श्रोत भाषा, दूसरी भाषा हो जाती थी हमारी लक्ष्य भाषा। तो अनुवाद की परंपरा साहित्य परंपरा से शुरू हुई कि जब हम, जैसे कि अभी माननीय संयोजक महोदय ने बताया
कि हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर बहुभाषाएं हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं, यही हमारी एकता का सूत्र है। तो जब बहुभाषी लोग आपस में जब बैठते हैं तो विचार विनिमय का माध्यम क्या हो? यदि माना कि हमारी एक राष्ट्रभाषा है जो विचार विनिमय का माध्यम बनती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां पर कि जरूरी नहीं कि सभी को सभी भाषाएं प्राप्त हो या उन्हें जानकारी हो, उसका ज्ञान हो। तो ऐसे समय में हमारे पास अनुवाद की स्थिति आती थी। उसी के कई नाम हमारे सामने आते हैं, लिप्यंतर, लिप्यंतरण, भाषांतरण, रूपांतरण। जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो हमारे पास हिंदी में एक शब्द आता है उल्था। यह बहुत प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ होता था जो आपने एक भाषा में कहा बस वही बात दूसरी भाषा में कही जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मोनियर विलियम्स एक पाश्चात्य विद्वान हुए, उन्होंने एक सार्वभौमिक रूप से घोषित किया या कहना चाहिए प्रमाणित किया कि ट्रांसलेशन का पर्याय जो है वह अनुवाद ही है, तब ये सर्वमान्य हुआ। अन्यथा हमारे पास और भी शब्द आए, जैसे कि मैंने उल्लेख किया, लिप्यंतरण, भाषांतरण, रूपांतरण। लेकिन अनुवाद के क्षेत्र में ये सभी शब्द अब स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। लिप्यंतरण का उदाहरण सबसे पहले देना चाहूंगी। जब आप अनुवाद करते हैं तो एक भाषा है हमारे पास, उसका अनुवाद अक्षरशः भावों के साथ दूसरी भाषा में किया गया, वह होता है अनुवाद। लेकिन लिप्यंतरण में सिर्फ लिपि को बदला जाता है। वर्तमान समय में इसका सटीक उदाहरण है, हम जब आजकल तो बहुत लोग हिंदी में भी लिखने लगे हैं, लेकिन जो हमारे पास व्हाट्सएप की सुविधा है, एसएमएस की सुविधा है, वहां पर लिखा हिंदी में जा रहा है लेकिन रोमन अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है। उसे कहा जाता है लिप्यंतरण। अब इसे ही जब अंग्रेजी में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लिप्यंतरण जब आया तो बस नागरी लिपि से रोमन लिपि में उसे बदला गया, लिखा वो वैसे ही गया। राम जाता है तो राम जाता है रोमन लिपि में। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो भाषांतर, इंटरप्रिटेशन। आज हमारे पास इसके लिए अर्थ अलग है कि भाई जब दो व्यक्ति जो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, वे जब आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे तब उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है या तीसरे माध्यम की आवश्यकता है कि वह उन दोनों को, उनके भावों को स्पष्ट रूप से समझा सके। वह होता है भाषांतरण। उसके बाद जैसे उदाहरण ले लें, मैं अभी दक्षिण भारत में हूं तो कन्नड़ भाषी और मैं एक हिंदी भाषी हूं। अगर मुझे कन्नड़ भाषा का ज्ञान नहीं है और जो मेरे समक्ष बैठे हैं उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो हमें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होगी जिन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, और फिर जो हम दोनों के विचार विमर्श को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, बस वही कहलाएंगे भाषांतरण के व्यक्ति। उसके बाद अंतिम रूप से बचता है रूपांतरण। रूपांतरण का अब हमारे पास अर्थ जो है वो विभिन्नता में आ गया है। आज हम रूपांतरण का मतलब होता है कि भाई एक विधा को दूसरी विधा में रूपांतरित कर देना। उदाहरण के तौर पे हम सभी साहित्य के लोग हैं यहाँ पर, तो मैं साहित्य के बारे में ही उदाहरण दूंगी कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, सुप्रसिद्ध उपन्यास का होरी नामक नाटक में रूपांतरण करना, यह है रूपांतरण का सटीक परिभाषिक रूप। सो इस प्रकार अनुवाद हमारे समक्ष किसी न किसी रूप में उपस्थित रहा है। विषयांतर कर रही हूं पर आदरणीय भव्य सर को नमन, वे उपस्थित हैं। तो अनुवाद का जो पारंपरिक स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया वह यही था कि हम प्रारंभिक रूप से यही जानते समझते आ रहे थे कि एक भाषा को दूसरी भाषा तक में अनुवाद कर देना, बदल देना और उसके भावों को, उसकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए बिना, हानि पहुंचाए बिना या उसमें
उसमें परिवर्तन किए बिना। और उसी दौरान हमारे सामने 3 से 4 शब्दों का उच्चारण हुआ, लिप्यंतरण, रूपांतरण, भाषांतरण। लेकिन अब सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और सभी की अपने अलग अलग पहचान है। अब जब आगे बात करें कि अनुवाद प्रक्रिया प्राचीन है हमारे लिए, जैसे कि प्राचार्य महोदय ने भी कहा कि अनुवाद एक सेतु का कार्य करता है, तो ये सेतु भी है, लेकिन ये सर्जनात्मक कार्य भी है। ये कोई सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि एक व्यक्ति को 2 भाषाएं बोलना मालूम है और वो अनुवादक हो जाए, यह वैसा काम नहीं है। आपको दोनों की गहरी पेट होना चाहिए, यह अनुवाद की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। लेकिन अब जो आज का विषय है संगोष्ठी का, वह है मशीनी अनुवाद। अब यह अनुवाद का ही एक प्रकार है, क्योंकि अभी हम देखें वर्तमान परिस्थिति जो हमारी महामारी, वैश्विक महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से सभी सुरक्षित रहें, यही कामना है। उस वैश्विक महामारी ने हमें, अगर नकारात्मक पहलू देखा जाए तो बहुत है, लेकिन सकारात्मक पहलू नहीं है ऐसा नहीं है। मैंने एक आलेख लिखा इस बारे में कि इसकी सकारात्मकता क्या है। आज व्यक्ति को पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और बाहर बाजार और बाहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, उसका महत्व समझ में आया। यह वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा लाभ है। और इसी वैश्विक महामारी ने हमें एक और कार्य से परिचित कराया। हम भाषा के लोग शायद तकनीकी क्षेत्र में पदार्पण नहीं करते, इतने जोर शोर से नहीं करते जितना कि महामारी के समय में हुआ। एक वेबिनार की जो हवा आई, ये परिस्थिति और आवश्यकता की मांग के साथ साथ हम लोगों की नवीन सोच और हमारे नवीनता को स्वीकार करने की जो समर्थता है, उसकी परिचायक है। आज महामारी हमारे साहित्य के प्रचार प्रसार को, हमारे साहित्यिक परिचर्चाओं को, हमारे एक दूसरे से भेंट करने की जो उत्कंठा है, उस विचार को नहीं रोक पाई। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि हम और ज्यादा सामीप्य में आए। हम एक संगोष्ठी अगर प्रत्यक्ष रूप से करते तो क्षेत्र या राज्य के स्तर पर करते, लेकिन जब हम लोगों ने मशीनी, ये कंप्यूटर, ये तकनीकी सहायता ली, तो हमने अधिकतर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपने आप को पहुंचाया। तो मेरे अनुसार या मेरी सोच ये कहती है कि मशीनी अनुवाद भी आज का जो वैज्ञानिक युग है, तार्किक युग है, उसकी आवश्यकता है। जिस तरह विज्ञान के चमत्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उनमें वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो कमियां मशीनी अनुवाद में है, लेकिन इसका फायदे, इसके लाभ भी बहुत हैं। अब बात करते हैं मशीनी अनुवाद अस्तित्व में कब आया। मशीनी अनुवाद का एक प्रकार है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो गई। अनुवाद में एक व्यक्ति जो 2 भाषाओं का ज्ञाता हो, न उन्हें सिर्फ बोलना जानता हो, उसके शब्दकोश से भी परिचित हो और उसे लिखना पढ़ना भी मालूम हो, ऐसा व्यक्ति अनुवादक हुआ करते हैं। लेकिन मशीनी अनुवाद ने यह सुविधा दी कि अगर आप एक भाषा के ज्ञाता हैं और दूसरी भाषा को बोलना जानते हैं या उसके थोड़े भावों से परिचित हैं, तो आप एक सहयोगी के रूप में इस मशीन के साथ जुड़िए और आप अनुवादक के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं। अब अनुवाद, मशीनी अनुवाद कह लें, यांत्रिक अनुवाद कह लें, इसके भी कई नाम हमारे समक्ष आते हैं। अब इसके इतिहास पक्ष की बात की जाए सर्वप्रथम कि यह अस्तित्व में कब आया, तो पाश्चात्य जगत अगर देखा जाए तो वहां पर थोड़े बहुत रूप में एक दो समय 17वीं शताब्दी में देखने को मिला कि मशीनी रूप से वे अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो मशीनी अनुवाद का इतिहास मात्र 50 वर्ष पुराना है।
सार्वभौमिक रूप से अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो यह मशीनी अनुवाद यंत्र है, इसका प्रयास किया गया था 1956 में। वॉशिंगटन का एक विश्वविद्यालय हुआ जॉर्ज टाउन। 1956 में वॉशिंगटन का विश्वविद्यालय जॉर्ज टाउन, इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयास किया गया। कार्य धीमी गति से चल रहा था। उसके बाद हमें कहीं इसके बारे में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बाद फिर 1980 में आते आते पुनः ये कार्य प्रगति पर आता है, तेजी से शुरू होता है और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। हमारे उसी 1980 से इन्होंने कार्य जो है प्रगति पर लिया और 1983 में भारत में मशीनी अनुवाद की शुरुआत हुई। 1983 हमारे यहाँ पर एक तमिल विश्वविद्यालय है, वहां पर रूसी तमिल अनुवाद एक यंत्र बनाया गया, उसका नाम रखा गया टुम्स, TUMTS, और वहीं से इसकी शुरुआत की गई। उसमें कमियां थी। प्रथम प्रयोग सदैव 100% सफल नहीं होता, उसकी धीमी गति थी, थोड़ा अनुवाद करने की प्रक्रिया भी जटिल थी। तो इसीलिए विधिवत हमारे भारत में जिन्हें मशीनी अनुवाद शुरुआत करने का श्रेय जाता है, वे हमारे IIT कानपुर में 1995 में अक्षर भारती ग्रुप जो है वह अस्तित्व में आता है, जिन्होंने आंग्ल भारतीय मशीनी अनुवाद शुरू किया। और उसके पश्चात फिर हमारे भारतीय संस्थाओं द्वारा कई आविष्कार किए गए, कई निर्माण किए गए, जिन्हें हम अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें, मशीनी भाषा में कहें तो टूल्स, साधन, उपकरण। जैसे मंत्र आया 1997 में, फिर शिव, शक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण अभी जो सुनने में आता है या उपयोग किया जा रहा है वह है अनुसारका। अनुसारका में कई भारतीय भाषाओं का अनुवाद उपलब्ध है। अब इसी तरह से विदेशी टूल्स, पाश्चात्य टूल्स हमारे पास हैं ही, लेकिन हमारे भारतीय संसाधन और उपकरण भी हम उपयोग कर रहे हैं, विधिवत उपयोग कर रहे हैं। थोड़ी अगर उनमें कोई संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता है तो अब वह सुविधा भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है और हम उस पर भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब भारत सरकार ने अब नया एक योजना बनाई है जिसमें वे भारतीय भाषाओं के लिए, मतलब भारतीय भाषाओं में ही अनुवाद, इंडियन लैंग्वेज टू इंडियन लैंग्वेज मशीन। हम जैसे कि हमारे भारत में बहुभाषी देश है, कई भाषाएं हैं, तो हमें एक दूसरे से परिचित होने की भी आवश्यकता है। इसीलिए अब यह नई योजना पर कार्य चल रहा है और उम्मीद है यह भी शीघ्र हम सबके उपयोग में आएंगी। और उसके पश्चात जब इतिहास पक्ष देख लिया जाए तो बात की जाती है कि भाई मशीनी अनुवाद कार्य कैसे करता है। तो कार्य करने का तरीका वही है, स्रोत भाषा है, मूल भाषा, और लक्ष्य भाषा भी है। सिर्फ हम एक मनुष्य जो है, मानव जो है, अब सिर्फ एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। जब वह एक इनपुट और आउटपुट टूल है, हम सभी आजकल गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग करते हैं, इसलिए एक प्रैक्टिकल या उदाहरण स्वरूप बताने के लिए वह सबसे सटीक है कि सभी उससे परिचित हैं। आज गूगल में 9 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, हम 9 भाषाओं में उसमें अनुवाद कर सकते हैं। मशीनी अनुवाद का सटीक अभी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माध्यम, साधन, उपकरण गूगल ट्रांसलेट है। गूगल ट्रांसलेट का उपयोग जब हम करें तो हम देखते हैं कि 2 जो है हमारे पास स्थान होते हैं। एक जो होती है स्रोत भाषा के लिए, एक होता है हमारी जो है लक्ष्य भाषा के लिए। आपको सिर्फ अपना जो भी मूल पाठ है वह स्रोत भाषा के जो भी स्थान है उसमें रखना है। आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, वहां पर PDF अपलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास गूगल लेंस भी है, जहां पर कि हम सिर्फ वर्ड फाइल को ही अनुवादित नहीं कर सकते, PDF को भी हम पहले वर्ड में करने के बाद अनुवादित कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यह वैज्ञानिक युग आ रहा है, उत्तर आधुनिक युग आ रहा है, हम तार्किक होने के साथ साथ, हम आधुनिक होने के साथ साथ हम तकनीकी होते जा रहे हैं। ये तकनीकी माध्यम जो है
कहीं ना कहीं हमारे समय की बचत करता है, कहीं ना कहीं यह हमें नई चीजों से परिचित होने में मदद करता है। तो मशीनी अनुवाद के सकारात्मक पक्ष ज्यादा देखने के बाद भी यदि देखा जाए, जैसे कि हमारे संयोजक महोदय ने कहा था, इसकी सीमाएं भी है। तो सीमाएं सिर्फ वहां आ जाती है जहां पर कि आप बात करते हैं इसके अनुवाद की, क्योंकि इसका अनुवाद जो है वह 4 भागों में है। मशीनी अनुवाद एक शब्दकोश पर आधारित अनुवाद होता है, क्योंकि इनकी एक जो मेमोरी होती है, जो इनकी स्मृति होती है, वह स्मृति हमारे द्वारा प्रयोग करने पर ही अभिवृद्धि प्राप्त करती है। हम उसमें अनुवाद करते जाएंगे तभी उसमें कंप्यूटर की जो है, मशीन की जो है स्मृति में शब्द बढ़ते जाएंगे, या उनके पास जो पहले से शब्द हैं वह उसमें उसे जोड़ते जाएंगे, और इस तरह अनुवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अगर आप जो उनके पास शब्द नहीं है वह शब्द का अनुवाद उनसे पूछेंगे तो जरूर आपको एक कटु अनुभव प्राप्त होगा। मुझे एक पुराने महाविद्यालय में जब मध्य प्रदेश में कार्यरत थी, वहां के एक छोटा सा प्रसंग है, वो इसी से मशीनी अनुवाद से जुड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ कि परीक्षा का समय था, जो आंतरिक परीक्षाएं होती हैं। तो परीक्षा के समय प्रश्न पत्र तैयार किया गया। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश में है तो वहाँ प्रश्न अंग्रेजी में है, तो नीचे हमारी हिंदी भाषा में भी वह प्रश्न होगा ही। 2 भाषा में द्विभाषी प्रश्न पत्र तैयार होता था। तो जब बीसीए डिपार्टमेंट यानी कंप्यूटर विभाग की बारी आई, तो उन्होंने जब प्रश्न पत्र तैयार किया, तो प्रश्न पत्र तैयार करने में उन्होंने एक प्रश्न दिया था 2 नंबर में, बूटिंग क्या है, व्हाट इज बूटिंग। जो कि हम सभी अगर कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी रखते हैं तो भाई रिबूट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ये बूटिंग है। क्योंकि उन्होंने, जो हमारे महाविद्यालय के टाइपिस्ट थे, उन्होंने उसका सिर्फ मशीनी अनुवाद करके पेपर को हिंदी में भी तैयार कर दिया। अब चूंकि हमारे पास प्रूफ रीडिंग या कहना चाहिए संशोधन के लिए नहीं आया था, तो हम एक बार देख लेते, या कहना चाहिए किसी शिक्षक के पास जाता तो वह एक उसी समय उससे सुधार कर लेते। लेकिन वह प्रश्न पत्र प्रिंट भी हुआ, परीक्षा में उपलब्ध भी किया गया, और वह आंतरिक परीक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष जो अनुवाद प्रस्तुत हुआ वह था कि बूटिंग यानी कि जूता क्या है। तो वह एक सीमा और एक बंधन है अनुवाद का कि मानव की संस्कृति, संवेदना, भावों को वह नहीं पकड़ सकता। इसीलिए मशीनी अनुवाद सटीक होगा, समय की बचत वाला है, खर्चीला कम है, हमें ज्ञान कम समय में त्वरित प्रदान करता है। लेकिन हमारी मानव की उपस्थिति भी, उसका सहयोग भी इस मशीन को आवश्यक है। हमारे ज्ञान के बिना, हमारी भावनाओं के बिना, यह भाव जो कहते हैं ना, भावनात्मक ज्ञान के बिना मशीनी अनुवाद अधूरा है। तो यह एक प्रसंग है जिसने ये मुझे हमेशा समझाया कि अनुवाद तकनीकी किया जाए, लेकिन उसे फिर मानविक रूप से भी एक बार परिवर्धित किया जाए। तो वह सहयोगी हो सकता है, मशीनी अनुवाद सर्वोपरि नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान जो है वह द्विभाषी होने के साथ साथ वह भावों का भी ज्ञान है। यदि आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण है, ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना। अब आप उसे कहें इट इज ओल्ड फ्रेंड, तो पुराना मित्र। बट 3 years ओल्ड, कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए वह 3 साल पुराना होगा, लेकिन हमारे लिए वह उम्र है, 3 वर्ष। तो इसी प्रकार से मशीन की सीमाओं को दूर करने के लिए और उसे परिपक्व बनाने के लिए मनुष्य और मशीन दोनों को एक साथ ही कार्य करना हो। मशीन सहयोगी हो सकती है, मनुष्य सहयोगी नहीं हो सकता। वह अपने कार्य को मशीन की सहायता से आसान कर सकता है, मशीन हमारी सहायता से उनके कार्य को आसान नहीं कर पाएगी। तो
अगर मैं अनुवाद के स्वरूप को देखूं, मशीनी अनुवाद के स्वरूप को देखूं, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा पारंपरिक अनुवाद है, जहां वह एक व्यक्ति को दो भाषाओं का ज्ञाता प्राथमिक रूप से चाहता है, तो मशीनी अनुवाद जो है वह प्राथमिक रूप से दो भाषाओं का ज्ञाता हो न हो, लेकिन एक जो है वह प्राथमिक हो, प्रमुख हो, और दूसरी जो है वह सामान्य रूप से ज्ञानी तो हो। और संस्कृति, हमारी भावनाएं और उसका मूल भाव जो शब्द है, उसके मूल भाव को समझने के लिए व्यक्ति का मशीन के साथ कार्य करना आवश्यक है। मशीनी अनुवाद की आवश्यकता आज के युग की आवश्यकता है। हम स्वांतः सुखाय से आज व्यावसायिक परिवेश में प्रवेश कर चुके हैं। हम हिंदी साहित्य के युग से अगर देखें तो हम उत्तर आधुनिकवाद में आज खड़े हैं, उसके हम साक्षी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। सो उत्तर आधुनिकवाद, जो आधुनिक युग जो है वो वैज्ञानिक है, तार्किक है, आत्म आलोचना का युग है। जिस प्रकार से आलोचना निर्भर है व्यक्ति की सोच पर, तो मेरा भी विचार यही है कि मशीनी अनुवाद सहज है, सरल है, लेकिन सटीक सिर्फ मनुष्य की सहायता से। उसे सटीकता मनुष्य ही प्रदान कर सकता है। तो मशीनी अनुवाद के युग में मशीनी यंत्र के स्वागत है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सहज बनाते हैं। और अगर मैं इनमें कुछ आज के जो चलने वाले टूल्स हैं, यानी कि जो उपकरण हैं, उनके यदि मैं नाम लूं, अगर कोई उपयोग करना चाहे, तो जैसे मैंने भारतीय संसाधन बताए थे कि मंत्र है, शिव है, शक्ति है, अनुसारका है और अनुवादक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो कि विदेशी पाश्चात्य देशों से हमें प्राप्त हुए हैं या जो उपयोग में हम ले रहे हैं, वर्ड फास्ट एक वह भी है, एक बेबल फिश है जिसका भी उपयोग किया जा रहा है, एक है विंडोज लाइव, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेशन तो है ही, जो कि प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है मेमो क्यू और फ्लुएंसी। ये सभी हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं अनुवाद के क्षेत्र में, और जो अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े हैं ये उनके लिए उपयोगी भी होंगे। और अगर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं और लाभ के साथ साथ हानि पर बात करूं, क्योंकि जब स्वरूप की चर्चा की जा रही है तो आवश्यकता, महत्व से लेकर उसके लाभ और हानि पर जाकर मैं बात अपने वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि सर जो है माननीय भवे सर हैं, उनके पास फिर चुनौतियां और संभावनाएं हैं जो कि इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए सिर्फ उसके लाभ और हानि पक्ष पर और अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कि जैसे कि मैंने बताया कि मशीनी अनुवाद जो है वर्तमान तार्किक और वैज्ञानिक युग की आवश्यकता होने के साथ साथ समय की बचत करता है। हमें मिनटों में आज एक और सुविधा हमें प्राप्त हो जाती है, वह है कि हम पहले पुस्तकालयों का निर्माण करते थे हमारे घर में। पुस्तकें बिना खरीदे, बिना उन्हें कागज के रूप में प्रकाशित किए हम पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आज मशीनों के माध्यम से हमें वह सॉफ्ट कॉपी, यानी कि उसका एक प्रतिबिंब के रूप में, प्रतिबिंब कॉपी जो होती है, जो सॉफ्ट रूप में हमारे सामने पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसे हम जो है पढ़ सकते हैं। उसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं है। और जब हमें अनुवाद करना होता है तब भी, जैसे मैंने बताया, गूगल लेंस भी है कि पीडीएफ जो है वह पढ़ लेता है या उसे भी अनुवादित कर देता है किसी भी भाषा से अन्य भाषा में। और इस तरह समय की बचत है, वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता है, और एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे विश्व की किताबें पढ़ने का, पूरे विश्व के पुस्तकालय को देखने का आपके पास इस मशीनी अनुवाद के माध्यम से भी जो है, मशीन के माध्यम से जो है, ये सुविधा आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। हाँ, एक और सबसे अच्छा जो काम हुआ है वह है गूगल ट्रांसलेशन ने अभी एक सुविधा की है। आप गूगल ट्रांसलेशन पहले जो था वह ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, लेकिन अब उन्होंने अभी मैंने सूचना भी पढ़ी थी कि बिना आपके निजता, यानी कि निज ईमेल आईडी और पासवर्ड के अब आप गूगल ट्रांसलेशन में भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे।
पहले आप निजता की भी आपको रहती थी चिंता कि हम व्यक्तिगत रूप से इसमें कुछ कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वह धीरे धीरे उस पर भी कार्य कर रहे हैं कि आप अब सुरक्षित भी हैं। आपकी जो खोज है, आपकी जो रिसर्च है, वो शेयर नहीं होगी, किसी के पास नहीं जाएगी। आप साझा करेंगे तो ही साझा होगी। तो ये एक और सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छा काम किया गया है। और तीसरी चीज जो मुझे लाभ की लगी है वह यही है कि अब भाषा सीखना अनिवार्य नहीं रहा। आप किसी भी देश में जाएं, आज जैसे कि अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि हम किसी भी देश में जाते हैं, अब मशीनों के माध्यम से, अब जो भाषांतरण करने के लिए हमें पास मशीन है। हम अगर चीन देश की यात्रा कर रहे हैं या हम ऐसे देश की यात्रा कर रहे हैं जहाँ की भाषा हमें मालूम नहीं है, जापान भी हो सकता है, तो वहां के अब एक मशीन है जिसमें हम बोलेंगे और उन्हें उनकी भाषा में हमारे जो बात है, वाक्य है, वह सुनाई देगा। फिर वो जो बोल रहे हैं वह हम तक हमारी भाषा में पहुंचेगा। तो ये जो भाषांतरण का जो माध्यम था, अब वह भी मशीनी हो गया है। तो बोलकर भी हम अब अनुवाद कर रहे हैं, या जैसे टाइपिंग तो हो ही रही थी स्वरोच्चारण के माध्यम से, तो अब जो है बोलकर हमारा अनुवाद, भाषांतरण भी हो रहा है, जो कि सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। और सीधा संवाद हम कर पा रहे हैं। अब हमें किसी दुभाषीय की जरूरत नहीं होती। अधिकतर जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं भाषाओं की, उनके लिए यह सबसे अच्छा माध्यम है कि हम सीधा संवाद कर पाते हैं। अगर दुभाषिया न मिले तो शायद हम दूसरे देश की यात्रा करने में डरते भी इसीलिए थे। आज सब कुछ अपनत्व के साथ जाते हैं और यात्रा करते हैं, उसका एक कारण यह भी है। और उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस तरह से कहा जाए, ये अफसोस ही है कि जिस तरह से आलोचना जो है दूसरा कर्म माना जाता है, क्योंकि मौलिक रचना नहीं है। चाहे आलोचना करने के लिए, आलोचक बनने के लिए आप में कई गुण होने चाहिए, विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, उसी तरीके से अनुवाद की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से है। अनुवाद को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यह कोई मौलिक रचना का कार्य नहीं है। यह मौलिकता का अभाव होने के कारण जो है अनुवाद को हमेशा द्वितीय कर्म, दूसरा कर्म मानकर उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अनुवाद जो है वह सबको जोड़ता है। आज एक भाषा के ज्ञान और साहित्य को दूसरी भाषा के लोग पढ़ पा रहे हैं, जानकारी उनको उपलब्ध हो रही है, उसका माध्यम अनुवाद ही है। उसका आधारभूत मूलभूत कारण अनुवाद ही है। तो अनुवाद को धीरे धीरे अब जो है वह स्थान प्राप्त होना शुरू हुआ है जो होना चाहिए, क्योंकि अब अनुवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब प्रत्येक भाषा को संरक्षित करने के लिए और उसके शब्दकोश का निर्माण किया जा रहा है या उनका अनुवाद किया जा रहा है। उनमें साहित्य को जो है दूसरी भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। संरक्षण की जो प्रवृत्ति आज तीव्र गति से कार्य कर रही है, उसमें अनुवाद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हानि देखी जाए तो यही है कि बस भाव का अभाव है मशीनी अनुवाद में। तो अगर मनुष्य सहयोगी के साथ साथ मार्गदर्शक बनकर इस मशीनी अनुवाद में जुड़ जाए तो यह अभाव दूर किया जा सकता है। इस हानि का जो है हम भरपाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारी भाषाओं में व्याकरणों का जो है विभिन्नता होती है। एक व्याकरण विभिन्नता है या विजातीयता होती है। हमारे पास जो व्याकरण से जुड़ी हुई जो परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो परिवर्तन है, वाक्य परिवर्तन जिसके कारण संभव होता है, उसी से अर्थ परिवर्तन भी संभव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी, इसीलिए छोटी छोटी क्योंकि इसका महत्व बहुत है और यह हम धीरे धीरे हम इसका भी उपाय खोज लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हानियां कम लाभ ज्यादा है, तो इतनी हानियों का तो हम निराकरण कर ही सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि मशीनी अनुवाद हमारे भविष्य में सभी के एकता का सूत्र स्थापित करने वाला है और यह मशीनी अनुवाद वर्तमान की नहीं भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता है। यही हमारे संस्कृति को, हमारी पहचान को एक दूसरे को जोड़कर रखने का माध्यम बन रहा है। इसीलिए मशीनी अनुवाद के लिए मैं सकारात्मक रूप से
आशान्वित हूँ और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महाविद्यालय परिवार को, संयोजक मंडल को और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी विद्वानों को और मंच पर बैठे मेरे आदरणीय गुरुजी भवे सर को कि मुझे अवसर प्रदान किया और मेरे विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रभावपूर्ण भाषा शैली में मार्मिक शब्दों में अनुवाद का स्वरूप विषय पर अभ्यासपूर्ण मौलिक विचार प्रस्तुत किए। पुनश्च धन्यवाद मैडम जी। अब मैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ मान्यवर डॉक्टर भूषण भावे, कोंकणी विभागाध्यक्ष, अनुवाद विशेषज्ञ, PESRSM कला और विज्ञान महाविद्यालय फार्मागुड़ी गोवा, आपसे विनती है कि आप मशीनी अनुवाद आवश्यकता और संभावनाएं विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। मान्यवर डॉक्टर भूषण भावे जी, धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। अभी उर्मिला जी के बहुत ही उद्बोधन पर वक्तव्य के बाद और मशीन अनुवाद का स्वरूप तो उन्होंने बता दिया है, तो उसके बाद अब उसकी आवश्यकता और संभावनाएं, नमस्कार मित्रों, आज 1 अगस्त है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनको शतशः प्रणाम करता हूं। मित्रों, एक बात तो आपको सह लेनी पड़ेगी, ना तो मैं हिंदी का अध्ययन किया है उच्च स्तर पर, 10वीं तक मेरा विषय हिंदी था, ना तो मैं हिंदी का अध्यापक हूं, ना मैं हिंदी भाषिक भी हूं। तो मेरी भाषा में कई मराठी शब्द आएंगे, कोंकणी शब्द आ सकते हैं, तो इसलिए आप मुझे माफ कीजिए। मैं पहले से मैं खुद को मशीन अनुवाद के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी जो अनुभव हमने पाया है वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, इसके मेरे वाणी के साथ मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके पास आएगा। मैं आयोजकों को ऐसी विनंती करता हूं कि यदि हो सके तो मेरा चेहरा भी एक बाजू में आप रख सके तो रख सके। तो मैंने जैसे बता दिया कि मैं खुद को मशीन अनुवाद के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में मैं कभी दावा नहीं करता। मैं 1996 से अनुवाद की गतिविधि से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं। मैंने आज तक अंग्रेजी से कोंकणी, हिंदी से कोंकणी, अंग्रेजी और हिंदी से मराठी, मराठी से कोंकणी और कोंकणी और मराठी से अंग्रेजी और हिंदी, ऐसे कुछ अनुवाद आज तक अनुवाद की परियोजनाएं पूरी की। और ये जो सब अनुवाद रहे उसमें ज्यादातर प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, ऊर्जा, इनके क्षेत्र जो है वो उसमें शामिल है।
तो इसी अनुभव के आधार पर मैं मेरे कुछ विचार मशीनी अनुवाद की आवश्यकता और संभावनाएं इस विषय में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं होस्ट को ऐसी भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है, यदि आपकी तरफ से कुछ तकनीकी उसमें है तो आप उसको प्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ होस्ट डिसेबल्ड अटेंडेंस स्क्रीन शेयरिंग ऐसा आता है, तो आपको वो अनेबल करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन सबको दिख पड़े। सर मोबाइल जरा सीधा कीजिए सर। मोबाइल क्या करें? सर मोबाइल आपका सीधा कीजिए सर। सीधा करना है क्या? ठीक, हाँ ओके ओके बराबर, ठीक है। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। या अभी मेरा प्रेजेंटेशन क्या दिख सकेगा? अभी वो होस्ट डिसेबल्ड है, इसलिए आपको चालू करना है वहां से। हाँ सर बोलिए आवाज। आपने होस्ट डिसेबल्ड है, वो जो स्क्रीन शेयरिंग है उसमें आपने डिसेबल किया है, तो स्क्रीन शेयरिंग जरा आप ओपन कर दे तो मेरा प्रेजेंटेशन भी लोगों को दिख जाएगा। त्यांचं काय तर चाललंय मला सर समझते का? होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग ऐसा आ रहा है। सर आप बोलते रहिए, आवाज आती है आपकी। ठीक है, ठीक ठीक। तो हम इस राष्ट्रीय वेबिनार में मशीनी अनुवाद की आवश्यकता और संभावनाएं इस विषय पर अभी कुछ बातचीत यहां करें। किसी भी भाषा का विकास जितना स्वतंत्र सृजनशील साहित्य के माध्यम से होता है, उतना ही वो अनुदित मतलब ट्रांसलेटेड, रूपांतरित, जिसका जिक्र उर्मिला जी ने भी किया, एडाप्टेड मतलब अनुकूलित या आधारित, एडॉप्टेड और बेस्ड साहित्य पर भी, साहित्य के माध्यम से भी होता है। अभी जिन प्रकार के अनुवादों का जिक्र उर्मिला जी ने किया, उसमें मैं और एक जोड़ देना चाहता हूं। अपने पास और एक है भावांतरण, यानी यहाँ खाली भाव का जो है वो फर्क दिखाई पड़ता है, भाव का अनुवाद होता है, तो उसको भावानुवाद भी हम बोलते हैं। और ये जो विकास है भाषा का, वो ये जो विधान हमने किया, यह फिक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन को भी लागू होता है। जैसे गैर कथा साहित्य, नॉन फिक्शन मतलब वैचारिक साहित्य, तकनीकी साहित्य,
वैज्ञानिक साहित्य तथा व्यावहारिक साहित्य आदि। किसी भाषा का मूल साहित्य या मौलिक साहित्य केवल उस भाषा को बोलने वाले लोगों को अनुभवों को दर्शाता है तथा वह साहित्य केवल ज्यादातर उसी भाषा के परिवेश का चित्रण करता है। आमतौर पर एक ही तरह के पर्यावरण तक ये जो मौलिक साहित्य है वह सीमित रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि अनुवाद क्या है, जिसका जिक्र उर्मिला जी ने भी किया अपने वक्तव्य में। हम देखें अनुवाद क्या है। अनुवाद कोई एक बात नहीं है दोस्तों, अनुवाद में बहुत बातों का समावेश है। अनुवाद मतलब डिकोडिंग है, असांकेतिकरण ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। अनुवाद मतलब ग्लॉस है, जिसको शब्द का माध्यम हम बोल सकते हैं। अनुवाद एक इंटरप्रिटेशन भी है, मतलब उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में कुछ कहना, ये भी अनुवाद है। अनुवाद एक पैराफ्रेजिंग भी है, मतलब अनुवाद एक संक्षिप्त व्याख्या भी है। इस तरह अनुवाद में बहुत बातों का समावेश होता है। हमें से जिसका अभी उर्मिला जी ने जिक्र किया, ट्रांसलिटरेशन, प्रतिलिपि, रेंडरिंग ऐसा हम बोलेंगे उसको। फिर संस्करण मतलब वर्जन, जिसको इंग्लिश में वर्जन बोलते हैं, उसको भी अनुवाद के अंदर अंतर्भूत किया जा सकता है। मित्रों, अनुवाद ये कोई अकेली ऐसी पढ़ने की ब्रांच है नहीं, वो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब अंतर विद्याशाखीय है। उसमें बहुत फैकल्टीज का अंतर्भाव होता है, जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, वो भी उसमें आ जाएगा। फिर संगणक विज्ञान तो उसमें चाहिए, उसके बिना अनुवाद बहुत असंभवनीय है। उसमें इतिहास का जिक्र आता है, उसमें लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान भी आता है, उसमें फिलॉसफी भी है, क्योंकि आप संस्कृति का अनुवाद कर रहे हो तो उसमें दर्शन शास्त्र भी आ जाता है। फिर उसमें शब्द के प्रयोग है, तो वोकेबुलरी तो है ही उसमें, तो शब्दावली का भी उपयोग उसमें है। फिर सिमियोटिक्स है। सिमियोटिक्स मतलब विशिष्ट अर्थ जो एक शब्द को दिया जाता है विशिष्ट संदर्भ में, उसका भी जिक्र उसमें आता है। सिमियोटिक्स हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे अनेक विद्या शाखों से बना हुआ ये अनुवाद का अभ्यास है, अध्ययन है। अभी भारत में तो जैसे संयोजक जी ने भी बोला कि भारत में बहुत पुराने काल से एक अनुवाद का जो अनुवाद की परंपरा जो है वो बहुत पहले प्राचीन काल से है। हम देखें कि यहाँ की हर एक व्यक्ति भारत की 2, 3 या 4 भाषा बोल सकती है। उसमें से बोलने के बाद समझ भी सकती है, यानी सुन भी सकती है, उसका अर्थ भी जान सकती है। फिर बहुत मात्रा में अनेक लोग 2, 3 या 4 भाषा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। हम यूरोप की तरह या पाश्चात्य देशों की तरह हम एक भाषी नहीं है, हम बहुभाषी देश है। और इसका यदि हम उदाहरण देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे यहाँ रामायण रहा, महाभारत रहा। हम भारत के कोने कोने में जाएं, हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, हम दक्षिण में तमिलनाडु में आए, हम गुजरात में जाएं,
जहां कभी हम जाएंगे, चारों दिशाओं में घूमेंगे, हमें रामायण और महाभारत की स्थानिक भाषाओं में लिखी हुई आवृत्ति वहां दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल से भारत ने अनुवाद को बहुत महत्व दिया है। ये खाली सांस्कृतिक बातों पर सीमित नहीं है, राजनैतिक और व्यापार संबंधों को भी सुविधाजनक बनाने के लिए अनुवादकों की और दुभाषों की, जिसका इंटरप्रेटर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 2 भाषा में बोलने वाला, 3 भाषा में बोलने वाला, ऐसी व्यक्ति का प्राचीन काल से नियोजन हमारे पुरखों ने किया था। हम जानते हैं कि अनेक राजाओं महाराजाओं के दरबार में ऐसे दुभाषी लोग जो है वो नियुक्त किए जाते थे। हमने इतिहास पढ़ा है उसके बारे में। फिर हम आते हैं अनुवाद की आवश्यकता पर। अनुवाद की आवश्यकता बड़े पैमाने पर कब पड़ी? जब कृषि समाज उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की बहुमुखी अर्थव्यवस्था में बदल गए। पहले तो हम कृषि पर आधारित थे, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, लेकिन बाद में उसमें उद्योग आया, व्यापार आया, वाणिज्य आया, और ये सब आने से उसकी व्याप्ति बढ़ गई, उसका स्कोप बढ़ गया। इससे हो गया ऐसे कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ, लोग स्थलांतरित, और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां रहने लगे जहां भाषा की कोई बाधाएं नहीं है, जहां आप एक भाषा में काम कर सकते हैं, 1-2 भाषा का ज्ञान आपको होने से आप वहां अपना काम कर सकते हैं। ऐसी शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और उससे अनुवाद की आवश्यकता निर्माण हुई। तो ये माइग्रेशन, स्थलांतरण बड़ी मात्रा में जो हुआ, देश के अंतर्गत हुआ, देश के बाहर भी हुआ, देशों के बीच भी हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसके कारण अनुवाद जो है उसको एक व्यवसाय के रूप में हम उसको चलाने लगे। मित्रों, आज भी अपना समाज, चाहे वो लिटरेट हो, साक्षर हो या असाक्षर हो, वो तो 3 या 4 भाषा सहज तौर पे बोल लेता है। और इसलिए किसी भी शहर में आप जाइए, आप सिनेमा घर में जाइए, आप न्यूज़पेपर के स्टॉल पे जाइए, साइन बोर्ड आप देखिए जो रास्ते पे होते हैं, माइलस्टोन्स देखिए, आप कार्यालय में जाइए, उनके नाम फलक आप देख लीजिए, बसें में और ट्रेन में जो सूचनाएं लगती है, जो स्क्रोल आता है, वो आप देखिए। तो वो सब देखने से ऐसा पता चलता है कि विश्व के स्तर पर अभी जो हम रह रहे हैं वो बहुभाषिक तौर पे ही रह रहे हैं। और इसमें तो यूनिवर्सिटीज जो है, अपनी विश्वविद्यालय जो है, उनका भी एक बड़ा नेटवर्किंग रहा है। और इसके कारण अनुवाद की संख्या, उसकी मात्रा और उसकी गति, स्पीड, ये तीनों बढ़ने की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई। और उसी लिए हम ऐसा जानते हैं, मानते हैं कि अनुवाद आज एक करियर जैसे बन गया है। मैंने जिस विश्वविद्यालयों का जिक्र किया, हम जानते हैं कि भारत के लगभग 80-90 विद्यापीठ विश्वविद्यालयों में अनुवाद एक विषय रहता है, अनुवाद का एक विभाग वहां रहता है। अनुवादक या दुभाषिया, इनको 2011 के 50 सर्वश्रेष्ठ करियर में से एक का दर्जा दिया गया। मतलब आज अनुवाद पहले 50 करियरों में है, इतना उसका महत्व 2011 के बाद बढ़ने लगा है। और रिपोर्टों से यह पता चलता है कि आने वाले दशक में या उसके बाद के दशक में इसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है।
क्योंकि इसकी डिमांड, उसकी मांग जो है वो बढ़ती जाने वाली है, ये भी हम देख लिया है। अभी किसी चीज का बेहतर अनुवाद, योग्य अनुवाद, यथा योग्य या वास्तव यथार्थ अनुवाद होना है तो केवल 2 भाषाओं का ज्ञान होना यानी उतना ही काफी नहीं। विशिष्ट विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। केवल पाठ को दोहराने के लिए नहीं है, जिसका जिक्र उर्मिला जी ने भी किया कि अंग्रेजी में जब हम उसको बोलते हैं कि एक भाषा की सटल मीनिंग्स जो है, एकदम संवेदनशील और नाजुक जो उसके मीनिंग है, अर्थ है, वो अनुवाद में दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में उसको लेना यह बहुत जरूरी होता है। हर एक भाषा के कुछ नुएंसेस होते हैं, सूक्ष्म ऐसे अनुभव होते हैं, और उस अनुभवों को दूसरी भाषा में लेना यह एक बहुत चैलेंजिंग कार्य होता है। तो खाली अनुवाद के लिए 2 भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान होना इतना काफी नहीं है। जिस विषय में हम अनुवाद कर रहे हैं, चाहे वो वनस्पति शास्त्र हो, प्राणी शास्त्र हो, चाहे वो फिक्शन हो, कथा, कादंबरी, उपन्यास हो, नाटक हो, तो इन सबका ज्ञान भी, उनके फॉर्म्स का ज्ञान, उनके जनर का ज्ञान, ये भी होना बहुत आवश्यक है। अभी ये बात भारतीय भाषाओं की जब होती है तब उसमें इतनी कठिनाइयां हमें आती नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि यदि हम एक इंग्लिश वाक्य ऐसे ले लें, सेंटेंस ले लें, अ काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी काव मतलब तो गाय है, और देश की बहुत सी भाषाओं में ये गाय, गौ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें बहुत साम्य है, सिमिलैरिटी है, तो उनमें अनुवाद करने में वैसी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ग्रेजिंग का मतलब हिंदी में तो चरना है, अनेक भाषाओं में इस चरना शब्द के साथ मिलते जुलते ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसमें भी बहुत साम्य हमें दिखाई देता है। और फील्ड जो है, काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये जो फील्ड शब्द है वो भी हिंदी में तो खेत है, मराठी में शेत है, कोंकणी में थोड़ा उच्चारण उसका बदलेगा, शेत होगा वो, लेकिन लगभग वो भी सभी शब्द समान होते हैं। तो भारतीय भाषाओं के अंतर्गत अनुवाद ये बहुत चैलेंजिंग जॉब तो है नहीं। उसमें भी जब प्रादेशिकता आती है उसमें भी अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी जब हम किसी विदेशी भाषा का अनुवाद भारतीय भाषाओं में या किसी भारतीय भाषा का अनुवाद विदेशी भाषा में करते हैं तब उसमें ज्यादा कठिनाइयां होती, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे 2 भाषाओं की संस्कृति अलग अलग होने से वहां जो हम सटल नुएंसिस है भाषा के, संवेदनशील स्थल है उस भाषा के, या उसके जो कुछ सूक्ष्म ऐसे अनुभव है, वो दूसरी भाषा में लेना बहुत चैलेंजिंग बन जाता है। अभी हम अनुवाद के उद्देश्य देखें, क्या क्या उद्देश्य से अनुवाद हो रहे हैं आजकल, चाहे वो मानवी तरीके से हो, मैन्युअल, या चाहे वो मशीनी तरीके से हो। उनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हेतु क्या है? पहला तो एक दूसरे को जानना, ये तो उसका पहला उद्देश्य माना जाएगा। फिर जैसा उर्मिला जी ने भी बोला, विभिन्न संस्कृतियों को जानना, इसलिए अनुवाद को सेतु कहा गया है, पुल कहा गया है, क्योंकि जो संस्कृति से मेरा कुछ ताल्लुक नहीं था, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था, मैं अनुवाद के माध्यम से उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस सिविलाइजेशन को जान सकता हूं। यह अनुवाद की ताकत है। तो विभिन्न संस्कृतियों को हम जान सकते हैं, आपसी समझ और विश्वास हम विकसित कर सकते हैं। तो
आज हम जब बोल रहे हैं विश्व मानव, ग्लोबलाइज्ड मैन, तो ये खाली बोलने से नहीं होगा ना। हमको दूसरे संस्कृतियों को, दूसरे सभ्यताओं को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, मान लेना चाहिए, और तभी हम आपसी समझ और विश्वास पैदा कर सकेंगे। केवल अनुवाद के माध्यम से ये संभव है। फिर है, हम विचारों को साझा कर सकते हैं अनुवाद के माध्यम से। समझो एक ही विचार है, कुछ समझो देश के बारे में निष्ठा रखनी है, तो अलग अलग देशों के जो विद्वान हुए, जो विशेषज्ञ हुए, उनकी क्या धारणा है इस बारे में, हम अनुवाद के माध्यम से ये पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी हम मानवता की बात कर रहे हैं। अनुवाद तो मानवता के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो मानवता के कारण भी जो बहस हो रही है संसार भर, उसका भी अनुभव हम अनुवाद के माध्यम से ले सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत ज्ञान पाठ होते हैं, नॉलेज टेक्स्ट जिसको बोलते हैं। ऐसा समझो हमारे देश का कृषि ज्ञान अथवा हमारे देश का नक्षत्र विषयक ज्ञान, ये सब हमें यदि दूसरों को बांटना है, या दूसरों देशों के पास यदि किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान है, हम वो समझना चाहते हैं, नॉलेज टेक्स्ट, तो ये ज्ञान के पाठ भी हम अनुवाद के माध्यम से पा सकते हैं। फिर हम आजकल देख रहे हैं, हमारी संस्कृति तो पहले से बहुसंस्कृति है, मल्टीकल्चरलिज्म है हमारे देश में। तो ये जो बहुसंस्कृतिवाद है, बहुलवाद जिसको भी हम बोल सकते हैं, वो बहुसंस्कृतिवाद या बहुलवाद, ये भी अनुभव हम कर सकते हैं खाली केवल अनुवाद के माध्यम से। तो ऐसी सब भाषाई बाधाओं को पार करते हुए हम इस सभी उद्देश्यों का अनुभव कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद की मदद से हम आज जिन भाषाओं को धोखा उत्पन्न हुआ है, जो भाषाएं एंडेंजर्ड है, वो भाषाएं हम बचा सकते हैं। उसका हम थोड़ा जिक्र आगे भी करेंगे। मित्रों, अनुवाद ये एक अनुसर्जन है। अनुसर्जन का मतलब पुनर्निर्मिति, इट इज अ रिक्रिएशन। तो मैं ऐसे नहीं मानता कि अनुवाद होने से कोई साहित्य कृति दुय्यम बन जाती है, सेकेंडरी बन जाती है, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है जो मूल साहित्य कृति है कि उसका अनुदित रूप जो है वो उसी के समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इट इज द रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर, ऐसा हम मानते हैं। तो अनुवादक विचारों के आदान प्रदान के स्नेहक है। वो विचारों में कभी बाधा आए, कभी उसमें मतभेद पैदा हुए, तो लुब्रिकेंट जैसा काम अनुवाद करता है। स्नेहक का रूप उसमें आता है, लुब्रिकेंट बनते हैं वो अनुवाद। फिर अनुवाद किसी भी भाषा के लिए एक शक्तिशाली साधन है। अनुवाद के कारण भाषा में मूल्यवर्धन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। यदि मेरी भाषा में खाली मौलिक साहित्य ही पैदा हुआ, निर्माण हुआ, और कोई अनुवादित साहित्य की निर्मिति नहीं हुई, तो मेरी भाषा का मूल्यवर्धन नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी भाषा के जो भाषक है, जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके अनुभवों तक ही मेरी भाषा को, मेरे साहित्य को सीमित कर दूंगा, लिमिटेड कर दूंगा। लेकिन यदि मैं मेरी भाषा में अनुदित साहित्य लाऊं,
तो ये मेरा विशेष योगदान होगा मेरी भाषा के लिए। मेरी भाषा श्रीमंत हो जाएगी, मेरी भाषा मूल्यवर्धित हो जाएगी। और जैसे पहले बताया गया, भाषा में सेतु बनाने का काम अनुवाद करता है। अभी हम कुछ समय पहले बात की कि अनुवाद के माध्यम से हम किसी डाइंग लैंग्वेज को, किसी मृत होने वाली भाषा को बचा सकते हैं। यह सच है। ऐसे बहुत प्रयोग विशेषज्ञों ने किए हैं और उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। अभी ये बात हमको मानना पड़े कि किसी भी प्रकार की प्रमुख या छोटी या उपेक्षित, जिसका रिकॉग्निशन कहीं हुआ नहीं, जिसको कहीं मान्यता किसी दरबार में, राज दरबार में नहीं मिली, किसी भी राज्य की वो राजभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, संविधान की किसी भी अनुसूची में उसका अंतर्भाव नहीं हुआ है, शायद उसको लिपि है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की जाती, शायद उसको लिपि थी ही नहीं कभी, आज भी नहीं है। ऐसी किसी भी भाषा का इस संसार से नष्ट हो जाना, इसको चेपेट और हिल नामक विद्वानों ने इसको पारिस्थितिक तबाही, ऐसा उसका विशेषण देके उसको बताया गया है। मतलब ये इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा यदि ऐसी किसी भी भाषा संसार से नष्ट हुई, तो वो पारिस्थितिकी तबाही है, मतलब इकोलॉजिकल डिजास्टर है, इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ है, ऐसा उसको मानते हैं। क्योंकि उस भाषा में, उस भाषा के जो बोलने वाले लोग थे, उन सब पुरखों का जो एक संचित है, चाहे वो कृषि के बारे में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में हो सकता है, इतना बड़ा संचित जब वो भाषा नष्ट होती है, तब हम वो संचित खो देते हैं, पूरी परंपरा मिट जाती है। इसलिए किसी भाषा को बचाना यह आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम पर आ चुकी है। चाहे वो कितनी भी छोटी भाषा हो, चाहे उसके 1000, 1 सहस्त्र भाषक हो या 1 लाख भाषक हो, लेकिन हर एक भाषा जीवित रहना बहुत आवश्यक है। और इसके कारण मशीन ट्रांसलेशन, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, उसका बहुत उपयोग सिद्ध हो रहा है। मशीन ट्रांसलेशन के माध्यम से, और जिसको हम भाषा तंत्रज्ञान बोलते हैं। भाषा तंत्रज्ञान मतलब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, ये नई संकल्पना है। 1980 के बाद ही भारत में उसका प्रवेश हुआ। तो ये लैंग्वेज टेक्नोलॉजी और मशीन ट्रांसलेशन, इन दोनों की माध्यम से हम मृतप्राय भाषा को पुनः एक बार जीवित कर सकते हैं। कम से कम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें जो कोई ज्ञान था, जो कोई परंपराएं थी, जो कोई संचित था, उसको हम वापस अपने आज के मानव के कल्याण के लिए वापस ला सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए वो सदा के लिए खो जाएगा। तो मशीन ट्रांसलेशन का महत्व केवल दैनंदिन जरूरतों की पूर्ति करना ये नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है। इतिहास ने बहुत बड़ा दायित्व मशीन ट्रांसलेशन पे दिया है। इसलिए हमको हमारे पूरे अभ्यासक्रम में, सिलेबस में, करिकुलम में मशीन ट्रांसलेशन का अंतर्भाव करना चाहिए। मैं अंत में भी ये बात फिर एक बार करूंगा। मित्रों, शर्म की बात है हमारे लिए कि आज आजादी के 70 साल के बाद भी हम न केवल इतर भारतीय भाषाओं में, लेकिन हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी संपर्क भाषा है, उसपे भी अपने बुनियादी प्रशासनिक दस्तावेज जो है वो नहीं ला पाए हैं। ये हमारा डिफीट है, ये पराभव है हमारा। और इसका मैं कारण जो है मैं
उसका तलाश किया तो मेरे सामने 3 कारण उसके आते हैं। क्यों नहीं आया अब तक ये जो प्रशासन चलाने के लिए जितना कुछ चाहिए था, जितने डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे, जिसकी वजह से आज हम प्रशासन हिंदी में हो या अन्य स्थानिक भाषाओं में राज्य राज्य में नहीं चला सकते। इसके 3 कारण मेरे सामने आए। पहला कारण, हमने कभी इसके बारे में नियोजन नहीं किया, प्लानिंग नहीं किया, और प्लानिंग न होने से अनुवाद तो अपने आप होने वाली चीज नहीं है। उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उसकी प्रक्रिया के बारे में। लेकिन अनुवाद के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्री प्लानिंग और पोस्ट प्लानिंग की जरूरत होती है, और ये हमने न करने के कारण हमारी स्थानिक भाषाओं में आज ये महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो अभी तक हम नहीं निर्माण कर सकते। दूसरा कारण जो है स्वाभाविकता है, हमारा हमारा आलस्य के कारण जो बात होनी चाहिए थी गत 70 सालों में वो हम नहीं कर पाए। और तीसरा कारण, क्या हमें विश्वास है अभी आज के दिन कि हम अपना पूरा प्रशासन, हम हमारी पूरी जो व्यवस्था है, सरकारी गवर्नमेंट स्तर पर हो या एनजीओ के स्तर पर हो या सामाजिक तौर पे हो, क्या हम पूरी व्यवस्था हमारी स्थानिक भाषाओं में या हमारी राष्ट्र भाषाओं में चला पाएंगे? इसके ऊपर हमारा विश्वास है क्या? विश्वास होने से काम बन जाता है। मेरा ऐसा कहना है कि हमारी उदासीनता है इसके बाद, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है पूरा। और इसके कारण, ये 3 कारणों के लिए हम अभी तक क्या क्या पैदा नहीं कर पाए, मैं उसका लिस्ट दूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं प्रमुख कुछ बातें बोल रहा हूं आपके साथ, जो केंद्र सरकार के है या राज्य सरकार की है, नियम और विनियम है, नियमावली है, संविधान है। भारत का संविधान तो आ गया, लेकिन हर एक संस्था का खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने उसका कुछ अभी तक नहीं किया। हर एक विभाग के, हर एक जिसको निगम बोलते, निगम के नागरिक चार्टर्स होते हैं। हर एक स्वराज संस्था के नागरिक चार्टर्स होते हैं, सिटीजन चार्टर। हमने अभी तक अपनी स्थानिक भाषाओं में उनका अनुवाद नहीं किया। उपनियम होते हैं, कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं। ये लिस्ट तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन आज तक हमने इसका कभी जिक्र नहीं किया। और ये ना करने से ऐसा हुआ है कि आज तो बहुत लेट हो चुका है। 70 साल के बाद हम ना कर सके, आज हमको वो 5-10 सालों में करना चाहिए। नहीं तो हम सदा काल के लिए अंग्रेजी के गुलाम बनने रहे। यदि हमें इस अंग्रेजी की गुलामियत पसंद नहीं है तो आने वाले 10 सालों में, मैं तो 10 बहुत बोल रहा हूं, ज्यादा ही है, जल्द से जल्द पूरा प्रशासन और उसका दस्तावेजीकरण हमारी स्थानिक भाषाओं में और हिंदी में आने की जरूरत है, अनिवार्य है। और यह आना, ये मैनुअल स्तर पे संभव नहीं है। मानवीय स्तर पर, मानवीय बल के आधार पर हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इसी वक्त आवश्यकता होती है, पैदा होती है, वो मशीनी अनुवाद की। इस वक्त ये मशीनी अनुवाद ही हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम ये जो पूरा काम बचा हुआ है हमारा 70 सालों का, हम कभी जिक्र ही नहीं किया उसका, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। तो पूरे का पूरा साहित्य, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, दस्तावेजीकरण है, वो लाने के लिए हमें मशीनी साहित्य की आवश्यकता अभी है, उसकी जरूरत है, उसकी अनिवार्यता है। तो फिर ये करने से क्या होता है कि आज हमको मालूम है, जैसे हमने पहले भी बोला है, आज अनुवाद विश्व का पहले 50
करियरों में से एक है। और आज अनुवाद को एक इंडस्ट्री बोलते हैं, एक उद्योग बोलते हैं, इतना वो बढ़ चुका है। भारत में भी अनुवादों की महत्वपूर्ण सेवा है। ये सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर में, और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सर्विस सेक्टर बन गया है आज अनुवाद। इसका कारण क्या है? 1576 रैशनलाइज्ड मदर टंग, मतलब जिनका कुछ ना कुछ संग्रहित हुआ है, जिनको कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं, ऐसी 1576 मातृभाषाएं हमारे देश में बोली जाती। फिर 1000 उसके अलावा 1576 के मातृभाषाओं के अलावा 1796 इतर मातृभाषा, जिनको बोलने वाले शायद लैक्स में होंगे, लाख लोग होंगे, 10 लाख 20 लाख होंगे, या कुछ हजार लोग होंगे, उनकी उस समुदाय की वो मातृभाषा है। तो और ये सब लिखने के लिए 14 स्क्रिप्ट लिपियां, 14 लिपियों में ये सब लिखा जाता है। 1576 मातृभाषाएं रैशनलाइज, एक 1796 इतर मातृभाषाएं उसके अलावा, और उसमें से केवल कुछ 25 भाषाओं का समावेश, अंतर्भाव अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में किया हुआ है, और 14 लिपियां। तो इतना बड़ा ये सब है, इसलिए भारत में अनुवाद एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर बन चुका है। सच में मैंने बहुत अच्छे स्लाइड्स लाए थे और 3-4 दिन की मेरी मेहनत थी, लेकिन तकनीकी कारणों के, जिसका हम मशीनी अनुवाद के ऊपर ही बोल रहे हैं ना, तो ये मशीनी बाधाओं के कारण ही हमारा जो सादरीकरण है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आपके पास नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर भी तो अनुवाद की आवश्यकता आज क्यों है इतने बड़े पैमाने पर? एक तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने देश में है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपने पैसे खर्च करने के लिए और अधिक व्यापार आकर्षित करने के लिए, फिर अपनी छवि को, अंतरराष्ट्रीय जो छवि इस ट्रांसलेशन कंपनियों की है, वो बनाए रखने के लिए, वो भी उनके लिए जरूरत है। हर एक का कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो हम भी किस संस्था के साथ जुड़े, ये हम अपने अनुभव के आधार पर या दूसरों के अनुभव के आधार पर तय करते हैं। वैसा तो ये तो आवश्यकता भी है। हालांकि भारत में अनुवाद उद्योग तो बढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यावसायिकता की कमी है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है उसमें। हमें समय मिला तो हम करेंगे अनुवाद, ऐसी स्थिति है। पूरे प्रोफेशनल के नाते अनुवादकों की संख्या बहुत कम है, मानो नगण्य है। तो ये तो एक कारण हो गया उसका, और दूसरे उसमें कमिटमेंट नहीं है हमारा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्रांसलेटर्स है, अनुवादक है, वो उसमें प्रतिबद्धता रखते नहीं, और इसके कारण इसको एक थोड़ा मंदी का स्वरूप दिखाई देता है, रिसेशन का स्वरूप उसमें दिखाई देता है। दूसरी तौर पे डिमांड तो बढ़ता जा रहा है। हम आज देखें, हमारे गांव के महाविद्यालय भी विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रोस्पेक्टस हो, अपने ब्रोशर्स हो, अपने कोर्सेज हो, वो अलग अलग भाषाओं में अनुवादित करके वो पब्लिश करते हैं, चाहे वो इंटरनेट पे हो या वेबसाइट है उनकी उस पे ऊपर हो या हार्ड कॉपी के रूप में हो। तो डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, और ये डिमांड बढ़ने से और एक बात उसमें आ गई है। 1980 तक ऐसी स्थिति थी कि
इंटरनेट पर जाने वाला जो आदमी है, जो व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी आना अनिवार्य था। मतलब इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषिक थे, उनको अंग्रेजी आती थी और अंग्रेजी आने से ही वो इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गैर अंग्रेजी लोग बहुत अनेक भाषाओं में, चाहे वो स्पेनिश हो, चाइनीज हो, रशियन हो, पुर्तगीज हो, भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो हिंदी हो, ऐसे अनेक भाषाएं हैं आज जिनका इंटरनेट का वापर बहुत बढ़ गया है और अंग्रेजी वापर से वो बहुत कुछ गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका एहसास आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हो रहा है और इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ रहा है। और ये इतना काम बढ़ जाने से यदि हम मानवीय तौर पर, मानवीय बल के आधार पर वो करना चाहे तो वो नामुमकिन है। और इसलिए मशीनी अनुवाद ये आज के समय की मांग है। अभी हम घर में एक ब्लूटूथ लाते हैं या कौन सा भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाते हैं, चाहे 800 रुपया का हो, तो हम क्या देखते हैं जब हम बक्सा खोलते हैं और अपना उपकरण जो है, टूल जो है, वो बाहर निकलते हैं, तब उसमें एक कागज रहेगा छोटा सा, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो उसका एप्लीकेशन है, उसके कैसे तरह से इस्तेमाल करना है, उसका विनियोग करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस रहती है। कम से कम 4 या 5 भाषाओं में इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? लोकप्रिय आईटी उत्पादों की बढ़ती मांग स्थानिक भाषाओं में इंटरफेस के साथ पैक करने के लिए प्रसार और अनुप्रयोगों को के दायरों को बढ़ाने के लिए और दुनिया की सबसे व्यापक रूप से बोलने जाने वाली भाषाओं के ज्ञान के साथ अब आवश्यकता हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो चाहिए दोस्तों, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भाषाविद भी चाहिए, क्योंकि उसमें भाषा का स्पेलिंग है, ऑर्थोग्राफी है, उसमें भाषा की शैली है। या एडवर्टाइज हो या जाहिरात हो, ये कहाँ जाएगा विज्ञापन, तो उस विज्ञापन जहां जाएगा, जिस गांव में लोगों की मानसिकता क्या है, कैसा जाना चाहिए, कौन सी भाषा में जाना चाहिए, ये सब बातें आज इस मार्केट में महत्वपूर्ण बन गई है। तो इसके लिए मशीन अनुवाद आवश्यक है। अभी 1 या 2 विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी इसमें बहुत कुछ मिरेकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। 1 या 2 विदेशी भाषा हमें आने से हमें प्रवेश द्वार खुल जाते हैं एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में हम जा पहुंचते हैं अपने आप। तो ये विदेशी बाजारों में व्यापार के अवसरों की खोज और विस्तार करने वाले व्यापारिक संगठनों के लिए बहुत बेहद उपयोगी ये पड़ सकता है। मित्रों, मैंने पहले बोला कि अनुसर्जन ही है अनुवाद, रिक्रिएशन ही है। हाँ है, उसमें कोई कमतरता नहीं है, उसमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं है, उसको नीचे भी नहीं देखना चाहिए, उसको मौलिक साहित्य कृति के समान देखना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन वह निजी या स्वतंत्र या मौलिक जो फिक्शन है साहित्य का, उसके जैसा प्राकृतिक भी नहीं है, उसके जैसा नैसर्गिक भी नहीं, नेचुरल नहीं, अपने आप नहीं आएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, बारिश, पहले बारिश के बाद अपने धरती पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। हमने तो उसका बीज वहां बोआ नहीं था, वो निसर्ग ने किया है काम पूरा। और पहला पानी बारिश का मिलने के बाद जब वह पूरा ऊपर आता है, वैसे भाषा का मौलिक साहित्य वो अपने आप आएगा, उसमें कुछ बाधाएं नहीं होगी। बाधाएं भी होगी
तो भाषक लोग जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेंगे, लेकिन अनुवादित साहित्य का वैसा नहीं है। उसके लिए मैंने जैसे पीछे भी बोला है, इसके पहले भी, उसके लिए कुछ प्लानिंग की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ नियोजन की आवश्यकता है, अदरवाइज वो निर्माण नहीं होगा या कम गति से होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है, उसको बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे। अपने आप कोई करेगा तो ठीक है, लेकिन कोई करेगा ऐसे हम चुप नहीं बैठ सकते। 70 सालों में हमने चुप बैठने का ही काम किया, अब हम चुप नहीं बैठे। तो हमको काम देना है, सरकारी संस्था को काम देना है, अकादमी जो है भाषा की अकादमी, उसको काम देना है। किसी ना किसी को ये काम लोगों को सौंपना चाहिए जो लोग उसके विशेषज्ञ है। तो इसके न होने में जो बाधाएं हैं वो दो तरह की है। पहली बाधाएं है अंतर्भाषिक बाधा, जो हमने पहले उसका भी विचार किया है। अंतर्भाषिक मतलब क्या? कोई साहित्य हिंदी से मराठी भाषा में जाएगा तो हिंदी की स्वतः एक खुद की एक इडियम है, फ्रेज है, उसके अनुभव की एक क्षमता अलग सी है, उसकी अनुभूति अलग है। वो जैसी की वैसी मराठी में लाना असंभव है। कोई भी अनुवाद ये मौलिक साहित्य कृति के लिए रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता कभी भी, उसमें त्रुटियां तो रहने वाली। तो इसको बोलते हैं हम अंतर्भाषिक बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर। हर एक लैंग्वेज के लिए ये बैरियर रहेंगे, उसके ऊपर इसका कोई चारा नहीं है, वो तो रहने वाली है। ये परमानेंट डिफेक्ट है। जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है और पैर में कुछ लगता है, उसको डॉक्टर बोलते हैं 10% डिफेक्ट रहेगा, वैसा ही डिफेक्ट है, वो परमानेंट है, उसमें हम कुछ नहीं करते। दूसरी जो बाधा है वो है नॉन कॉम्पेटिबिलिटी, संगणक सिद्धता का अभाव। हमारी बहुत सी भाषाएं अभी तक संगणक सिद्ध नहीं, संगणक में कॉम्पेटेबल नहीं है। और ये न होने से जो भाषाएं अभी तक संगणक से दूर है उनकी बात तो छोड़ दो, अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो भाषाएं संगणक से जुड़ी हुई है वे भी अपने व्यामिश्र रूप से, उनका रूप बहुत जटिल है भाषाओं का, खास तौर पे भारतीय भाषाओं का और भारतीय लिपियों का जो स्वरूप है वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यदि हम लिपि के तरफ देखें तो हम समझे एक हमारा अक्षर है क, तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन उसके सामने रखेंगे, बन जाएगा का। पीछे एक स्ट्रेट लाइन रखेंगे, माथे पर टोपी देंगे, उसको बोलते हैं हम, बन जाएगा की। ऐसा हम हमारी भाषा में 12 खड़ी जिसको बोलते हैं वो तैयार करते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये अक्षर जो है समझो एक स्तर पे है, लाइन पे है। कंप्यूटर में तो लाइंस होते हैं, स्पेस होता है, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस। तो एक स्पेस ये क है, समझो। क के माथे पर क्या क्या आएगा? एक तो की का जो इकार है उसका चिन्ह आएगा ऊपर, ए का चिन्ह आएगा, ऐ का चिन्ह आएगा, ओ की एक मात्रा उसमें आएगी, औ आएगा, ऐसा बहुत कुछ उसमें आएगा। ये आप देख सकते हैं यहां। तो उससे आपको पता चलता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। हम जब रेल में प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, तब हम जब 3 टायर का कंपार्टमेंट लेते हैं, तब 3 टायर का कंपार्टमेंट लेने से जिस पर हम दिन में बैठते हैं उसी के ऊपर हम रात में सो जाते हैं। जो बीच वाला होता है वो बेंच हम ऐसा निकालते हैं, ऊपर की चेन उसको लगा देते हैं, तो बीच में भी सोने की जगह होती है। और सबसे ऊपर एक होता है बेड,
उसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। ये इसका है 3 टियर स्ट्रक्चर। ये हमारी देवनागरी लिपि जो है वो 3 टियर में है, और वे 3 टियर में होने से अक्षर के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, चाहे वो इकार हो, फिर मात्रा हो, 2 मात्रा हो, बिंदी हो, बहुत बातें चिन्ह जो है ऊपर रखते हैं। और अक्षर के नीचे भी नमस्कार, मैं प्राध्यापिका मंदाकिनी वर्णेकर, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्थित हूँ। सुबह 11:30 बजे से बिल्कुल धारावाहिक रूप से हमारा वेबिनार चल रहा है, मशीनी अनुवाद, स्वरूप, आवश्यकता और संभावनाएं विषय को लेकर सुबह से मार्गदर्शन हो रहा है। दोनों विशेषज्ञों से हमें ज्ञानवर्धक, सार्थक एवं अनुपम जानकारी प्राप्त हुई है। मान्यवर डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी ने अनुवाद के स्वरूप पर मार्गदर्शन किया। अत्यंत सुंदर ढंग से प्रभावपूर्ण भाषा शैली में आपने मार्गदर्शन किया। आपके विचारों से हम लाभान्वित हुए हैं। महाविद्यालय तथा हिंदी विभाग की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। दूसरे विशेषज्ञ मान्यवर डॉक्टर भूषण भावे जी ने अनुवाद की आवश्यकता और संभावनाएं विषय पर मौलिक मार्गदर्शन किया। सर, आपके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही जिनकी प्रेरणा से हमने वेबिनार का आयोजन किया है वे हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा रे शिक्षण संस्था के ऑडिटर मान्यवर डॉक्टर शिवलिंगम मेनकुदरे जी, इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजानन भोसले जी ने अथक परिश्रम करके वेबिनार का आयोजन किया है, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही तकनीकी सहायक के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश झोड़गे जी, डॉक्टर मधे जी, आपका सहयोग हमें मिला है। पिछले 4 दिनों से हम आपके संपर्क में रहे हैं, आपके प्रति भी धन्यवाद। इसके साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महानवर जी, डॉक्टर सुनीता घारगे जी, सहयोगी अध्यापक, प्रशासकीय सेवक और आप सभी प्रतिभागी, आप सभी के प्रति मैं पुनश्च धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही यह वेबिनार संपन्न हुआ ऐसा घोषित करती हूँ। धन्यवाद।